प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने आपके पास में 3 जो इसके पार्ट हैं इस अध्याय के डाल चुके हैं, जो कि इसमें आपको पूरा अध्याय को समझाया गया है। और अब हम इसके प्रश्न उत्तर जितना अध्याय समझाया गया था उसके जो क्वेश्चन आंसर बन करके आए हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इन क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। तो देखिए कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो यह श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये आपने जब इस अध्याय को पढ़े थे तब देखा था, सबसे फ्रंट में यह सबसे पहले नंबर के पेज में यह श्रृंखला बनी है। तो 4 चित्रों की यह श्रृंखला है जिसे जनतांत्रिक और सामाजिक प्रणाली कहा जाता है। तो यह जो 4 चित्रों वाली श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? तो 4 चित्रों वाली श्रृंखला बनी है 1848 में फ्रेडरिक सारियू के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है? तो फ्रेडरिक सारियू के द्वारा बनाई गई है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जनतांत्रिक और सामाजिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि जो ये चित्र बना था इसमें एक महिला को दर्शाया गया है। तो महिला को किसका प्रतीक माना गया है? तो महिला को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है। और महिला के 2 हाथों में क्या चीजें हैं? तो महिला के एक हाथ में मिसाल, ज्ञानोदय की मिसाल, और दूसरे हाथ में अधिकारों का, जो मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये भी आपको याद रखना है कि महिला को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है और महिला के एक हाथ में ज्ञानोदय की मिसाल है और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में हुई थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली रखा गया। फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा क्या बनी जब फ्रांस स्वतंत्र हुआ? तो फ्रेंच बनी थी इसकी राष्ट्रीय भाषा। फिर अगला प्रश्न आता है कि अगला प्रश्न देखते हैं कि नेपोलियो का इटली पर हमला कब हुआ और नेपोलियो द्वारा युद्धों की शुरुआत कब हुई? तो 1797 में हुई थी। उसके बाद देखिए कि नेपोलियो का पतन कब हुआ? नेपोलियो का पतन कब हुआ? तो नेपोलियो का पतन 1814-1815 में वाटरलू में हुआ। वाटरलू में नेपोलियो की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है वियना शांति संधि कब हुई? तो वियना शांति संधि 1814-1815 में हुई। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1848 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद देखिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1848 में हुई। उसके बाद इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण किस समय हुआ था? तो इटली का एकीकरण 1859 से 1870 के मध्य हुआ। उसके बाद देखिए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के मध्य जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये आपके न्यू टाइप वाले 1 नंबर वाले प्रश्न थे। उसके बाद और प्रश्न देखिए तो नागरिक जो संहिता है, तो नागरिक संहिता किसने बनाया? तो नागरिक संहिता नेपोलियो ने बनाया था। और यह कब बनाया था नागरिक संहिता? तो 1804 में बनाया था। और नागरिक संहिता को किस नाम से और जाना जाता है? तो नेपोलियो की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपके 4 नंबर, 5 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर इसका पहला है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिससे फ्रांसीसियों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हुई? तो ये जो कदम उठाए गए थे वे निम्नलिखित कदम है। देखिए, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हुए। उसके बाद अगला पॉइंट है एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। तीसरा है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकता के समूह द्वारा किया जाने लगा जिसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली रखा गया। फिर आता है नई स्तुतियां रची गई, शपथें हुई और शहीदों का गुणगान हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है आंतरिक यातायात और आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो आयात निर्यात आवागमन पर जो शुल्क था उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा
जो कदम उठाए गए थे वे थे। तो बहुत जो सरल सरल पॉइंट थे वही आपको इसकी जानकारी दी गई है, और आप इन पॉइंटों को उतार करके अपने उत्तर पुस्तिका को तैयार कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, नेपोलियो के नियंत्रण में जो क्षेत्र आए तो नेपोलियो के द्वारा उसमें क्या क्या सुधार किया गया। मतलब नेपोलियो ने जिन क्षेत्रों को चुना था या जीता था तो उसमें क्या परिवर्तन किया। तो नेपोलियो के द्वारा जो परिवर्तन हुआ उसे देखिए। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियो की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसके आधार पर जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए गए। तो जो नेपोलियो ने नागरिक संहिता बनाई या नेपोलियो की संहिता बनाई, उसमें जो विशेषाधिकार, तो विशेष जन्मजात विशेषाधिकार, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो जो जन्मजात विशेषाधिकार है उससे समाप्त किया गया नेपोलियो के द्वारा। उसके बाद देखिए कि नेपोलियो ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तो कानून के समक्ष सभी बराबर है और संपत्ति के अधिकार में भी सभी की भागीदारी है, सभी का हिस्सा है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। जो सामंती व्यवस्था थी उसे समाप्त किया गया और किसानों की भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। तो किसानों को जो भूमि का दास बना करके रखा गया था और जागीरदारी शुल्क जो टैक्स लिया जाता था उसे भी मुक्ति दिलाई। और अगला पॉइंट है, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। यातायात मतलब आवागमन और संचार की जो व्यवस्था है उसे सुधार किया गया। और अगला पॉइंट है, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों को आज़ादी मिली। मतलब ये जो किसान थे, किसान अपना कार्य अपने स्वेच्छा से और अच्छे से कर सकने लगे, कारीगर अपना कार्य करने लगे, मजदूरों को भी आज़ादी मिली और जो नए उद्योगपति थे उन्हें भी आज़ादी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से ये जो हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितना आपको पढ़ाए थे उसके जो प्रश्न उत्तर बन करके आए हैं उसकी जानकारी हमने दी, और आने वाले वीडियो में और शेष बचे क्वेश्चनों की भी जानकारी देंगे, और इस अध्याय के जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसको हम विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी का अध्ययन जारी रहे। धन्यवाद।